हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिजनेस स्टडीज़ का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो, बहुत सारा स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सर क्या ये चैप्टर सिलेबस में है? ये चैप्टर तो सिलेबस में नहीं है लिखा हुआ बाबू। बाद में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बताया गया कि सेमेस्टर 3 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ऐड किया गया है सेमेस्टर 4 से निकाल के। पहले ये वाला सेमेस्टर 4 में था, बट लेटर ऑन चेंज करके इसको सेमेस्टर 3 में लाया गया है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पूरा चैप्टर था उसको आधा सेमेस्टर 3 में रखा गया है और आधा सेमेस्टर 4 में डाल दिया गया। मेरा जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोग ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेकेंड चैप्टर में बोले थे कि थर्ड वीडियो आएगा। थर्ड वीडियो नहीं आएगा, वो 2 ही वीडियो वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमको लगा था सिलेबस जब देखे थे कि और आधा पोर्शन है, बट वो आधा पोर्शन जो है प्रमोशन मिस्क वो आपका सेमेस्टर 4 में ही होगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये हम लोग का सेमेस्टर 3 का चैप्टर है। 4 से इसको शिफ्ट किया गया है 3 में, समझ में आ रहा है? इसीलिए बुक में ये दिया हुआ है। और जो सिलेबस पुराना वाला डाउनलोड किए आप लोग, मेरे पास भी पुराना वाला ही है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखिए यहाँ पे नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेमेस्टर 4 में आगे देखिए, ये पुराना सिलेबस है ना। यहाँ सेमेस्टर 3 तक का देखिए, सेमेस्टर 3 तक का मार्केटिंग मैनेजमेंट का यहाँ तक है। ये पोर्शन जो है ना, ये अब सेमेस्टर 4 में चला गया और यहाँ कंप्लीट हो रहा है। बट सेमेस्टर 4 में इसको दिखाए नहीं है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 सेमेस्टर 4 में चला गया है सर। और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये सेमेस्टर 3 में आ गया, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आज हम लोग करेंगे, इजी चैप्टर है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसको हम लोग करेंगे 2 क्लास या 1 क्लास वाला ही चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है। सबसे पहले ये समझाइए हमको सर, हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम लोग ट्रांसलेट करके बोले सर कंज्यूमर का मतलब ग्राहक, कस्टमर। भाई उसका मतलब तो सेम ही है। हिंदी में रुपया बोलो, इंग्लिश में मनी बोलो। मीनिंग क्या है कंज्यूमर का? कंज्यूमर का मतलब होता है एनीवन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं भाई? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब हो गया सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को क्या प्रोटेक्ट करना है? कंज्यूमर को क्या कोई मारे पीटेगा जो प्रोटेक्ट करना है? नहीं बाबू, यहाँ कंज्यूमर को मारने पीटने से प्रोटेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है सेलर्स के द्वारा किए जाने वाले चोरी से, एक्सप्लॉइटेशन से। Consumer protection means protecting consumer against the exploitative nature of the sellers. सेलर या मैन्युफैक्चरर्स का जो मैल प्रैक्टिसेस है, जो बदमाशी है, जो चोरी है, उसी से कंज्यूमर को बचाना, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर किस तरह से कंज्यूमर को परेशान करता है? दूध में पानी मिला दिया, अंडरवेट प्रोडक्ट दे दिया, ज़्यादा दाम में आपको प्रोडक्ट बेच दिया, ओवर चार्ज कर लिया, इंफीरियर क्वालिटी दे दिया, एडल्ट्रेशन मिलावट वाला सामान बेच दिया, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी दे दिया, अंडरवेट दे दिया, मिसलीडिंग क्लेम्स से बेच दिया। ले जाओ फेयर एंड लवली 6 हफ्ता में गोरा, ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो है। तो यही सबसे कंज्यूमर्स को बचाना, यही इसी को बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो क्लियर हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब? चलिए नेक्स्ट, कंज्यूमर को तो कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर हो गया। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पहला इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर इग्नोरेंट है, बहुत सारा कंज्यूमर क्या इग्नोरेंट है, उन लोग को नहीं पता अपने राइट्स के बारे में, वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। कंज्यूमर एक ग्रुप में काम नहीं कर रहा है। एक ग्रुप, आप मोदी दुकान से चावल लेने जा रहे तो ग्रुप में जा रहे, चलो पूरा मोहल्ला जाएंगे, नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड है हम लोग।
और कंज्यूमर को वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो इस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर इग्नोरेंट क्यों है सर? क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, राइट्स के बारे में नहीं पता, पढ़ा लिखा आदमी को भी नहीं पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें लिख देते हैं बिल में नो रिटर्न, नो रिफंड, नो एक्सचेंज, और आप सामान लाए खराब हो गया, वो बोल हम तो पहले बोल दिए थे नो रिटर्न, बिल में लिखा हुआ है नो एक्सचेंज, जाओ तुम समझो, और हम लोग चुप से आ जाते हैं हाँ भाई बिल में तो लिखा हुआ है। दिस इज रॉन्ग। हम अगर अपना दरवाजा का गेट में लिख देंगे कि जो भी आएगा उसको मर्डर कर देंगे, और कोई अंदर आ जा रहा है वो मर्डर कर दिए, और हम कोर्ट में जाके बोलेंगे हम तो दरवाजे में लिख दिए थे अंदर आओगे तो मर्डर कर देंगे, तो कोर्ट हमको छोड़ देगा? नहीं। आप अपना बिल में क्या लिखते हैं डजंट मैटर। द लॉ ऑफ द लैंड क्या बोलता है, कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है वो प्रीवेल करेगा। आपके बिल में लिखा हुआ क्या है वो डजंट मैटर। तो अगर आप बिल में लिख दिए नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, नो रिफंड, और अगर आप प्रोडक्ट जो हमको बेच रहे हैं वो खराब होता है, वो उसका क्वालिटी गलत निकल जाता है, वो सब स्टैंडर्ड निकल जाता है, तो आप अपने बिल में क्या लिखे डजंट मैटर, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये बात हम लोग को नहीं पता, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट, हम लोगों को नहीं पता है ये बात। तो इसी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्हाट्सएप में आप लोग देखे होंगे, हम एक स्टेटस लगाए थे, हम एक मसाजर गन मंगवाए थे, खराब दे दिया था, उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, 1 महीना लगा दे रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। फिर जैसे ही हम ईमेल लिखे कि अगर आप 7 दिन के अंदर हमको रिफंड नहीं करते या एक्सचेंज नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड हम आपके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करेंगे और आपको जो है कंज्यूमर कोर्ट में घसीट देंगे। 3 दिन के अंदर वो लोग प्रोडक्ट ला के दिया था। हम आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर स्टेटस में लगाए थे, शेयर भी किए थे, आप लोग देखे होंगे। तो ये कैसे? बिकॉज हमको मेरा राइट्स के बारे में पता है। तो अगर कंज्यूमर इग्नोरेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लॉन्ग टर्म में आप, एक कहावत है ना इंग्लिश में, यू कैन फूल सम पीपल्स समटाइम्स, you can fool all people sometimes but you cannot fool all people all the times। मतलब आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ हमेशा बना सकते हैं, बहुत लोगों को एक बार आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को या सब लोगों को हर बार आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आप अभी बेईमानी करके बेच दीजिएगा, लॉन्ग रन में बिजनेस में उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। बायजूस को देखो, बायजूस का डाउनफॉल कैसे आया, यही तो रीजन था, है ना? कंज्यूमर को, स्टूडेंट लोग को जो रिफंड नहीं मिल रहा है टाइम पे, एक्सप्लॉइटेटिव फील हो रहा, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंज्यूमर का ट्रस्ट उठते गया वहां से। तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस के लिए फायदा है ये कि भाई कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, प्लस बिजनेस का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बिजनेस में कि भाई कंज्यूमर से ही तो हम कमा रहे हैं, जिससे मेरा घर चल रहा है। अगर हम उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो मेरा कंपनी ग्रो कैसे करेगा? फिर ये मॉरल का बात भी हो जाता है, मॉरल एथिकल वैल्यूज का बात आ जाता है, गवर्नमेंट इंटरवीन कर जाता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना सारा लॉज बना हुआ है। तो दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, जो कि पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 में पास हुआ था और 2020 से ये लागू हुआ था। ये ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको रिप्लेस किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। इसमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला गया है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है ना? सेटिंग अप कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कोर्ट्स अलग से सेटअप हो गए, ये सब के बारे में बात किया गया। 3 लेवल्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट रहेगा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सबको डिफाइन किया गया, ठीक है ना? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले आप कुछ भी लॉ पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हो रहेगा, पुराना बुक में देखिएगा,
एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को पूरा तरीके से भारत का पार्ट नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या जितना भी लॉ है पार्लियामेंट का वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है भैया, चलिए कंज्यूमर का मीनिंग हम आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5-6 बार लिख दो, वेरी 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 वेरी, जितना लिखने लिख दो। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये टॉपिक से, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर से 1001% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर का 6 राइट्स के बारे में बोला गया। राइट्स ऑफ कंज्यूमर 6 राइट, जिसमें सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको सेफ प्रोडक्ट मिले, हार्मफुल ना रहे, वो प्रोडक्ट उसके लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल ना रहे। कंज्यूमर हैज द राइट टू रिसीव सेफ प्रोडक्ट, रिस्क फ्री प्रोडक्ट। इसीलिए देखो कंज्यूमर को बोला जाता है आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदिए उसमें ISI मार्क देखिए, कोई खाने का सामान देखिए तो उसमें एग मार्क देखिए। ये सब एक तरह का इंडिकेटर्स है कि ये सेफ प्रोडक्ट है। समझ में, राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। राइट टू चूज, राइट टू चूज का मतलब है कंज्यूमर का ये राइट है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से वो चूज कर सकता है उसको क्या यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई दुकान गए, अब दुकान में 10 तरह का साबुन रखा हुआ है, अब दुकानदार हमको नहीं बोलते तुम लोगे तो तुमको लक्सी बेचेंगे, लक्स नहीं लोगे तो जाओ निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर कि वो चूज करे कि उसको क्या यूज करना है, उसको क्या खरीदना है। समझ में आ रहा है? राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया है, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत किया गया है, कंज्यूमर को चीट किया गया है, तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो अपने कंप्लेन को रख सके। किसके सामने रखेगा? पहले तो सेलर के सामने रखेगा, सेलर नहीं सुनेगा तब कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना बात रखेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? क्योंकि आपका जितना भी राइट है, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, ये अगर राइट टू हर्ड नहीं है तो सब बेकार है। भाई आपको राइट टू चूज नहीं दिया गया, आपको सेफ प्रोडक्ट नहीं दिया गया, तो आप कंप्लेन करिएगा। आप राइट टू बी हर्ड, आपका कोई सुनेगा तब ना आप कंप्लेन करिएगा। तो राइट टू बी हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि अगर यही नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपका ये राइट है नहीं कि आप अपना कंप्लेन सुना सकिए, कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो कंप्लेन लेकर करिएगा, आप कंप्लेन लाकर करिएगा क्या? राइट टू सीक रिट्रेसल, राइट टू सीक रिट्रेसल का मतलब होता है अगर सेलर का कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस या कोई बेईमानी की वजह से आपको कोई लॉस सफर करना पड़ रहा है, तो ये आपका राइट है कि उस लॉस जो उस प्रोडक्ट की वजह से आपको सफर करना पड़ा है उसका कंपेंसेशन आप उस कंपनी से ले सकते हैं। अब देखो बहुत अच्छा स्टोरी सुना रहे तुम लोग को। मालबोरो सिगरेट्स जानते ही ये सब है ना, मालबोरो सिगरेट्स। तो एक लेडी थी यूएस में, वो मालबोरो सिगरेट्स अपना ज़िंदगी भर पी, जब बुढ़िया हुई लंग कैंसर हो गया। तो लंग कैंसर जब हुआ, डॉक्टर से पूछी कि क्यों हमको लंग कैंसर हुआ। डॉक्टर बोला कि आप इतना सिगरेट पीते थे अपना जवानी के टाइम से, वही वजह से आपको लंग कैंसर हो गया। अब वो बुढ़िया बोलती है कि जा ये कौन सा बात हुआ, मतलब सिगरेट पीने की वजह से हमको लंग कैंसर हो गया। तो ये बात तो हमको कभी मालबोरो बताया ही नहीं था कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। वो मालबोरो के अगेंस्ट केस कर देती है कोर्ट में। कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है वो लेडी के हक में, उसको बहुत भारी कंपनसेशन देना पड़ता है मालबोरो सिगरेट्स को कि आपका प्रोडक्ट को यूज़ करने की वजह से इसको कैंसर हुआ है। तभी से ये लॉ बनता है हर जगह कि टोबैको में लिख दो टोबैको कॉजेस कैंसर, टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब ये देखने के बाद भी आप सिगरेट पी रहे हैं तो इसमें आपका गलती है, कंज्यूमर का, कंपनी का कोई गलती नहीं। तो बोल दिया कि टोबैको कॉजेस कैंसर, टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब फिर भी आप खा रहे हो तो आपका मर्जी, जाइए ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको उसके राइट्स के बारे में, उसके अधिकार के बारे में
एडुकेट किया जाए, बताया जाए, ठीक है ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? जल्दी ना, जागो ग्राहक जागो, ये आता है हर 15 मार्च में हम लोग कंज्यूमर डेट याद रखना है, 15 मार्च में हम लोग कंज्यूमर डे मनाते हैं। जागो ग्राहक जागो, ये सब जो अलग अलग स्लोगन है, कंज्यूमर एडुकेशन के लिए तो बोलते हैं कि बिल लीजिएगा, बिल छोड़ के कोई काम मत करिएगा, सब कंज्यूमर एडुकेशन का ही काम है बाबू, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, उसी तरह कंज्यूमर का राइट्स है तो कंज्यूमर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है सर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंज्यूमर का? नंबर 1, तो जहाँ पे राइट्स है वहाँ पे ड्यूटीज भी आएगा। कंज्यूमर का क्या ड्यूटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? पहला, राइट टू बी अवेयर, टू बी एन अवेयर कस्टमर। आपको एक अवेयर कंज्यूमर रहना होगा, वाइजली चूज करो। जो आप अपने जो दो प्रोडक्ट खराब प्रोडक्ट यूज कर लोगे तो ये तो आपकी गलती है ना, वाइज रहो, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बाई करो, बिल लो। ये नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया बचाने के चक्कर में बिल नहीं दिए, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सेफ प्रोडक्ट को यूज करो, लेबल्स को अच्छे से पढ़ लो। हम जब बीमार पड़े तो मेरा ऑपरेशन हुआ तो पूरा घर वाले लोग हमको जूस ला के दिया, ट्रॉपिकाना, रियल, हम भी खूब दबा के पिए कि भाई जूस है। जब आप लेबल को पलट के देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है 50% तो शुगर है उसमें और 40% पानी है, और जो उसमें लिखा है फ्रूट जूस, मिनरल्स, वो सब 1% से भी कम रहता है। गुड डे मतलब होता है ना बिस्किट, मतलब कैश्यू बिस्किट, ये बिस्किट, पिस्ताशियो बिस्किट, उसमें कैश्यू 1% से भी कम रहता है। तो ये क्यों? क्योंकि हम लोग लेबल रीड नहीं किए। एक ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में एक ये है फूड फार्मर नाम से, फूड फार्मर, उसका बहुत ये भी रील आता है। एक रील बनाया था कॉम्प्लान कंपनी के ऊपर, कॉम्प्लान हॉर्लिक्स, हम सोचते बहुत हेल्दी ड्रिंक्स है, वो शुगरी ड्रिंक्स है, शुगरी पाउडर है। सूखा खाओगे, चाटोगे, बहुत टेस्ट लगेगा। आपको बता रहा है कि बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, ये हो जाओगे। वाई? बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर, वो लोग लेबल रीड ही नहीं करते। इसीलिए हमेशा हर प्रोडक्ट लेने से पहले आप लेबल रीड करो, क्योंकि भले वो सामने में लिख देगा कि फ्रेश टोमेटो, द टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर, लेकिन पीछे में लॉ है, आपको सच सच बताना होगा इसमें क्या मिला हुआ है। अब भाई इसमें चीनी मिला हुआ है, चॉकलेट मिला हुआ है, तो इससे कैसे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा? ये सब तो कार्बोहाइड्रेट्स है। समझ में आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट, कंज्यूमर ऑनेस्ट रहे, ठीक है। कैश मेमो पे इंसिस्ट करे, पैसा दिया है तो बिल ले भाई, बिल छोड़े नहीं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंप्लेन फाइल करो। हम लोग तो डर से बहुत सारे टाइम कंप्लेन फाइल ही नहीं करते, अरे कौन केस मुकदमा में पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट में वो नॉर्मल कोर्ट के तरह तारीख में तारीख नहीं देता है, वहाँ पे बहुत स्पीडी जस्टिस हो जाता है। तो अगर आपके साथ कुछ चोरी चमारी हो रहा है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में फॉर्म करिए, इन्फॉर्म करिए, ठीक है। कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो, कंज्यूमर ग्रुप्स फॉर्म करो, ताकि आगे किसी के साथ ये चोरी बेईमानी दोबारा और ना हो सके। तो हु कैन फाइल कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर ग्रुप एसोसिएशन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। 1 और मोर कंज्यूमर मिल्स के कर सकता है, कोई कंज्यूमर का लीगल एयर कर सकता है, गार्जियन कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक खराब प्रोडक्ट यूज करने की वजह से एक इंसान का मौत हो गया, तो अब उसका मौत हुआ तो उसका जो भी फैमिली मेंबर है वो लोग उस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करेगा। तो कंपनी तो नहीं बोल सकते तुम क्या फाइल कर रहे हो, तुम थोड़ी मरा है, जो मरा है उसको बुलाओ। तो भाई वो तो मर गया, वो कहाँ से आगे फाइल करेगा? तो उसकी भी आप में कौन करेगा? उसका जो लीगल एयर है। बहुत सारे टाइम गवर्नमेंट फाइल कर सकता है, बहुत सारे टाइम कोई एनजीओ फाइल करेगा कंप्लेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है ना। किसके अगेंस्ट फाइल होगा सर? कौन फाइल किसके अगेंस्ट फाइल होगा? फाइल होगा उस कंपनी, डीलर या सेलर के ऊपर जो खराब प्रोडक्ट बेच रहा है या बना रहा है, ठीक है ना, या वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जो खराब सर्विस दे रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को कितना वेज में प्रोटेक्ट किया जा सकता है? पहले तो है सेल्फ रेगुलेशन। भाई कंज्यूमर खुद पढ़ा लिखा रहे, समझदार रहे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। बिजनेस एसोसिएशन अगर खुद से मान ले
चोरी छमारी करना बंद कर दे कि नहीं भाई हम लोग कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली काम आ जाएगा अगर बिजनेस खुद से अपने आप को रेगुलेट कर ले। थर्ड है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर फोरम अगर लोगों को अवेयर कर दे कि नहीं हमेशा प्रोडक्ट लेने से पहले ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ होता है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट खुद से लॉ बना दे, स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखे लोगों के ऊपर, सेलर्स के ऊपर, तो दीज वे से आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंस सिस्टम। आपके साथ कुछ घटना हो गया, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बोला गया है कि आपका 3 टियर एजेंसीज है जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। एक है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल, मतलब शॉर्ट में बोले तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड नेशनल कंज्यूमर फोरम। ये 3 है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक रहेगा, फिर एक स्टेट रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट को कवर करेगा, और फिर एक नेशनल लेवल में रहेगा जो पूरा कंट्री को कवर करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट रहेगा और 2 मेंबर्स रहेगा, जिसमें से 2 में से एक वुमेन रहनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट है वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ठीक है ना। कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपका नुकसान 1 करोड़ तक का हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल करिएगा। ठीक है। जो भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनाएगा, अगर आपको वो फैसला मंजूर नहीं है तो आप 45 डेज के अंदर उस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में। किसमें अपील करिएगा आप? स्टेट कमीशन में। अब स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट रहता है और 4 मेंबर रहेंगे। प्रेसिडेंट वो हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए। ठीक है। और 4 में से एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर रहनी चाहिए। यहां पे अगर आपका नुकसान 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम है तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कमीशन को छोड़कर स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर आपका लॉस 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है। और अपील तो आ गई, डिस्ट्रिक्ट से अपील भी आएगा। जो भी फैसला स्टेट कमीशन सुना रहा है, अगर आपको वो फैसला मंजूर नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप उस फैसले के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में भी सर 4 मेंबर रहेगा और एक प्रेसिडेंट रहेगा। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायरिंग या सर्विंग जज रहेगा। अगर आपका नुकसान 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपको स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अपील के द्वारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आपका नुकसान अगर 10 करोड़ से कम है तो अब स्टेट का अपील नेशनल में ला सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट में, स्टेट का नेशनल में, ऐसे अपील आप कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल कमीशन तो टॉप बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन का भी जो जजमेंट है आपको मंजूर नहीं है तो अब इससे बड़ा कौन है सर? इससे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन का जो जजमेंट है उसका 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं, तो वो जो भी फैसला देगा आपको उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? नंबर 1 या रिलीफ मिलेगा उसको। पहला, जो प्रोडक्ट का खराबी है वो खराबी को हटाया जाए, प्रोडक्ट को रिप्लेस करो या तो पैसा रिफंड करो, कंपनसेशन पे करो, एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे करो जिसके जो जितना लॉस हुआ है। ठीक है ना। वो जो खराब प्रोडक्ट है उसको बेचना बंद करो या उसके अंदर का खराबी को ठीक करो। ये सब रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास। ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। क्या स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है क्या? कंज्यूमर अवेयरनेस
तो कंज्यूमर अवेयरनेस इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंज्यूमर अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल बाइंग गुड्स और सर्विस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है सर, कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर को अवेयर करना उसके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, कि भाई ये आपका राइट है, ये आपका ड्यूटी है, इसी को बोला जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस। अब यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनजीओज का और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स है या एनजीओज जो कि लोगों को प्रमोट करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करता है। एनजीओज देखते हैं ना, एनजीओज रहता है वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, एनजीओज रहता है मतलब स्टूडेंट्स का हेल्प करता है, तो इसी तरह कंज्यूमर्स के लिए भी एनजीओज रहता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज का नाम बताया गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब को आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। देखो कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तो इतना सारा ये सब याद रखने का ज़रूरत आपको नहीं है। फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है? पहला है एक्सीलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस और एडुकेटिंग कंज्यूमर, कंज्यूमर एडुकेशन को बढ़ावा देना या कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना, कंज्यूमर को अवेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है कलेक्ट डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग देम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे देखते हो डेटा कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके टेस्ट करके बताता है ये प्रोडक्ट में ये खराबी है, ये प्रोडक्ट ये बीमारी वालों को नहीं खाना चाहिए, ये प्रोडक्ट ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं खाना चाहिए, ये प्रोडक्ट बच्चों को नहीं खाना चाहिए। तो अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ना डेटा कलेक्ट करता है खुद से रिसर्च करके। फिर फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, बहुत सारा टाइम देखना कंज्यूमर फोरम जो है कंपनीज के अगेंस्ट केस करता है कि भाई तुम ये चोरी कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है कंपनीज के अगेंस्ट जो अडल्ट्रेशन करता है, जो मिलावट कर रहा है, जो चोरी चमारी कर रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है ताकि स्टूडेंट्स लोग को कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया जाए। प्रोमोटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन का नेटवर्क को बढ़ाने का कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश करता है उसको। एंड एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट देता है ताकि गवर्नमेंट कंज्यूमर्स राइट्स को बना सके, रूल्स को फ्रेम कर सके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? तुमको लगता है ना अरे भाई अमेज़ॉन कितना अच्छा है, देखो ना सामान ख़राब आया था, फ़ोन किया ना फट से रिफ़ंड दे दिया, और तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया बाबू, वो अपना कल्ला बचाया है, वो अपना जान बचाया है। क्योंकि अगर वो नहीं देगा रिफ़ंड और अगर आप कंप्लेन कर दोगे तो उसको लंबा चौड़ा बिल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लंबा चौड़ा कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कंपनीज है ना ये लोग बहुत डरते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में। और कंज्यूमर कोर्ट्स में हम तुमको एक फैक्ट बता रहे, कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई फैसला जाता है तो 90% चांसेस रहता है कि वो कंज्यूमर के हक में फैसला जाएगा और कंपनी के अगेंस्ट जाएगा। एक शॉर्ट स्टोरी एकदम, हम जब क्लास 10 में थे तो मेरे जो कॉमर्स के टीचर थे वो हम लोग को सुनाए थे। वो बोले थे कि उनका कोई एक फ्रेंड था, उस वक्त मैकडॉनल्ड्स नए नए खुला था, तो मैकडॉनल्ड्स से उनको बर्गर दिया। वो जो बर्गर दिया वो ब्रेड था सड़ा हुआ, ख़राब। तो वो कंप्लेन करता है कि भाई सड़ा हुआ ब्रेड है, ख़राब है, इसको वापस लीजिए। तो लोग बोल रहे नहीं नहीं अब हम लोग दे दिया वापस नहीं लेंगे, अब तो दे दिया आपको, आप पहले क्यों नहीं देखे थे। वो पढ़ा लिखा आदमी था, बोले ठीक है कोई बात नहीं। बिल लिया, बर्गर लिया, उसको फ़ोटो खींचा, उसका फ़ोटो खींचने के बाद उसको पैक किया, बिल लेके डायरेक्ट चले गया कंज्यूमर कोर्ट और वहाँ पे कर दिया इन लोग के अगेंस्ट केस। तो ये बहुत पहली वाला बात होगा, हम तो खुद 2014-16 में तो हम पास आउट किए, तो उनका फ्रेंड मतलब हो सकता है और 5-10 साल पहले, मतलब 2010-12 का बात होगा ये सब। तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन कर देते हैं, वो बोलते हैं कि वो 80 रुपया का बर्गर था और कंपनी को बोला गया कि आपको इनको 12,000 रुपया कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ये ख़राब प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि आपके वजह से इनका टाइम का वेस्ट हुआ है, इनको मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, इनका वक्त किया है। तो सोचो 80 रुपये का बर्गर के लिए 12,000 रुपया कंप्लेन फाइल करना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा। अच्छा एक और हम लोग अपना फ्रेंड का बात बता रहे हैं। हम लोग का एक फ्रेंड था, जब हम लोग 10 पास आउट किए ना तो हम लोग सेंट मेरीज से पढ़े हुए, तो सेंट मेरीज उस वक्त क्लास 10 तक ही था, तो 11 के लिए हम लोग एडमिशन यहाँ वाली है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो एडमिशन लिया था फ्रैंक एंथनी में।
उसके बाद उसका नाम आ जाता है सेंट जेम्स में, तो उसको सेंट जेम्स में जाना था, तो फ्रैंक एंथनी में एडमिशन कैंसिल करवाने गया। उस वक्त शायद 60-65 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ीस लिया था। तो फ्रैंक एंथनी वाले लोग बोला कि हम लोग आपको एडमिशन फ़ीस वापस नहीं करेंगे, आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते लेकिन फ़ीस आपको वापस नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल था। उसके फादर पढ़े लिखे आदमी थे, शायद लॉयर वॉयर थे, कुछ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देते हैं, पूरा 65 हज़ार रुपये वापस करना पड़ता है। और ये न्यूज़ टेलीग्राफ में छपता भी है। बोला गया स्टूडेंट इज ऑल्सो अ कंज्यूमर, अगर वो रिफंड मांग रहा है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर, तो आप कुछ पैसा काट सकते हैं परसेंट, लेकिन आप पूरा का पूरा पैसा को नॉन रिफंडेबल नहीं बोल सकते हैं। बट हम लोग के यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, तो उसको लगता है हाँ यार हम तो अपनी, तो मेरा गलती है ना, हम एडमिशन कैंसिल करवा रहे, वो पैसा नहीं भी देगा तो हम क्या करेंगे। नहीं भाई, आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे फिर भी उसको रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में होता है। अब तुम 6 महीना पढ़ने के बाद बोलोगे हमको नहीं पढ़ना है, तब रिफंड नहीं होगा, उसके एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रहता है, उस दौरान आपको रिफंड मिलेगा। इसलिए देखो जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज़ रहता है वो लोग बोल देते हैं कि भाई एडमिशन, कॉलेज वॉलेज में बोल देते हैं एडमिशन कैंसिल करवाने का डेट इतना तारीख से इतना तारीख तक है और इतना % कटेगा। मेरा जब कॉलेज का एडमिशन हुआ था तो मैं हिरम्बा चंद्र में एडमिशन लिए थे, मेरा नाम आ गया था, तो 6,000 रुपये कुछ ऐसे पे किए थे। फिर मेरा मौलाना आज़ाद में नाम आया तो मैं हिरम्बा चंद्र में जाके एडमिशन कैंसिल करवाए, तो हमको नहीं पता था कि पैसा वापस मिलेगा, लेकिन 6,000 में से हमको 5,500 रुपये वापस कर दिया, 500 रुपीज़ कट किया था सिर्फ। उन लोग को रूल्स पता है, लोग गवर्नमेंट एजेंसीज है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हम लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर। कोई भी डाउट आपको इसमें है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है 8334835908। आप मैसेज करिए, कॉल प्लीज़ मत करिएगा क्योंकि अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, एग्ज़ाम स्कूल में चल रहा है, हम थोड़ा आउट ऑफ टाउन भी आए हुए हैं, तो वक्त का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हम थोड़ा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहे आप लोगों को क्योंकि हम कुछ आए एग्ज़ाम देने के लिए अपना, तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। जो भी हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम सब आप लोगों का क्वेरीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ये बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट टॉपिक था, बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट सेमेस्टर 3 का।